कांग्रेस में बड़े लेवल पर गुटबाजी होती है, चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स हो या फिर सेंट्रल पॉलिटिक्स। ये साहब किस गुट में मेरी बात सुन। गुटबाजी होना, या यूं कहो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मैं मेरी काबिलियत दिखाऊं या मैं ये साबित करूं मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूं। दूसरा व्यक्ति भी ये कोशिश करता है कि मुझे जिम्मेदारी मिले, मैं अच्छे से चला सकता हूं। तो ये कहना किसी पार्टी के अंदर कि उसके अंदर ये प्रयास नहीं है कि भाई लोगों में आगे बढ़ने के लिए अपने अपने स्तर पर कोशिशें नहीं है, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, फिर वो डिक्टेटरशिप है। जैसे बीजेपी में है ना, आज बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी में प्रधानमंत्री आज कौन जानता है कि देश का विदेश मंत्री कौन है? कौन जानता है? कौन जानता है आज का जल संसाधन मंत्री कौन है? कौन जानता है हमारी सेना जो रक्षा मंत्री वो कौन है? कौन लेता है इन सब डिसीजनों को? कौन जानता है रेल मंत्री कौन है? कौन जानता है शिक्षा मंत्री कौन है? इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सब रेल का उद्घाटन होगा तो मोदी जी जाएंगे, सेना को लड़ाई लड़नी है वो जाएंगे तो मोदी जी जाएंगे। ये लोकतंत्र नहीं है बेसिकली, और इसी की कोशिश बीजेपी कर रही है कि इस देश में लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसको खत्म करके तानाशाही लाना चाहते हैं। बीजेपी उन तमाम संस्थाओं को, तमाम संसाधनों को, देश के को इस सब में लगा रही है कि किसी को कैसे डराना है, किसी को कैसे धमकाना है, और किसी को क्या लालच देना है, किसी को कैसे खरीदना है। वो एथिक्स और जो वैल्यूज राजनीति में हुआ करती वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। आपको बस किसी भी तरह करके, मैं ये समझता हूँ राजनीति में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप विधायक बन पाओगे नहीं बन पाओगे, या आपकी सरकार आ पाएगी ना आ पाएगी। जो काम आपने करना है वो काम आज से अभी से शुरू करें। आप मेरे मानना ये है राजनीति में भी और सामाजिक क्षेत्र में हम आज क्या कर रहे हैं, हम आज भी बहुत बड़े स्तर पर बच्चों को, नई जनरेशन के लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेट किया जाए और उनको इस बात पे उभारा जाए कि हमारे पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, और वो एजुकेशन से होकर जाता है कि काम करने के लिए नियत और नीति, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के पास अगर नियत उसकी अच्छी है और उसके पास नीतियाँ नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो जीतने के बाद भी कामयाब कार्यकाल नहीं जाएगा उसका। और किसी व्यक्ति के पास नीति खूब सारी है लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं है, तब भी वो उस तरह का काम नहीं कर पाएगा। कि आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो सरकार के द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार, हाँ, सरकार जिनको अनाज देती है, वो 80 करोड़ लोग जो हैं वो अभी भी सरकार के द्वारा दिए गए अनाज से उनका जीवन यापन होता है। इतने बड़े देश में और इतनी जहाँ पॉपुलेशन जो है गरीब हो, वहाँ प्राइवेट जो सिस्टम है उससे आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते, ये मेरा मानना है। आपको क्या करना होगा, आपको जो सरकारी सिस्टम है उसको इतना इफेक्टिव बनाना है ताकि आप उन गरीब लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर पाओ। तो उसके लिए हमने हमारे दिमाग में ये बनाया हुआ है कि शिक्षा हमारे टॉप प्रायोरिटीज पे होगी। नमस्कार, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आम परिवार से निकलकर सीए का सफ़र तय करते हैं, और उसके बाद सीए का सफ़र तय करने के बाद कामा की राजनीति में उतरते हैं और समाज सुधार और समाज की जो बैलेंस शीट है उसको सुधारने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आइए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आपका नो फिल्टर पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सबका। ऐसी कि कमरों की सुरक्षित जॉब को छोड़कर आप राजनीतिक धूल और धूप की ये राजनीति में कहाँ से आपको लगा कि इसमें उतरना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि आमतौर पे तो लोग धूल खाने की सोच के तो नहीं आते राजनीति में। राजनीति में तो आमतौर पे लोग इसलिए आते हैं कि वो एक बड़ा चकाचौंध वाली ज़िंदगी दिखती है। ये बात तो तब पता चलती है जब आप राजनीति में आते हो कि इसमें कितना संघर्ष है और कितना टफ जॉब है। तो बल्कि मेरा सफ़र का अलग कारण रहे।
कि मैं इसमें क्यों आया। बहुत शुरुआती दिनों में इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी कि राजनीति करेंगे और इस तरह की एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे। बस ये था कि हमें उस इलाके में, जिस इलाके से हम निकल कर आए हैं, उस इलाके से मेरे जैसा एक साधारण स्टूडेंट जो बहुत 10वीं 12वीं में बहुत साधारण जिसके परीक्षा परिणाम रहे, वो लड़का अगर दिल्ली जैसे शहर में जाके और संघर्ष कर सकता है और संघर्ष करके वो अचीव कर सकता है जिसके लिए वो घर से निकला। उसके बाद ये एक विचार बना कि हम जहाँ से आते हैं वो इलाका पूरे देश के अंदर शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ है और हमारी इस सब में क्या जिम्मेदारी बनती है। तो एक तरह से अपनी जिम्मेदारी के एहसास ने उस तरफ जहन बनाया और पढ़ाई के दौरान से ये जहन बनना शुरू हो गया था। यार जब हम जैसा मेरे जैसे एक साधारण छात्र ये कर सकता है तो हमारे इलाके का हर बच्चा कर सकता है, इसलिए उस तरफ जहन बना। जब आपने चुनाव लड़ने की बात घर पर बताई तो घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, देखो ये कोई सडन डिसीजन नहीं था कि एक दिन में ये तय हुआ। धीरे धीरे क्या है, परिवार भी आपको ऑब्जर्व करता रहता है, आपकी बातचीत से, आपके थॉट प्रोसेस से। तो परिवार को, मेरे फादर साहब को, मेरे परिवार के और लोगों को भी कई साल पहले से ये आभास था कि भाई ये सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहता है और सोशल रिफॉर्म्स पे भी अक्सर बात करता रहता है। इट्स अबाउट 2011 में हम से लगातार हम अपने क्षेत्र के लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे और ये कोशिश कर रहे थे कि इस इलाके के अपलिफ्टमेंट के लिए किस तरह की पॉलिसियाँ, किस तरह की रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। तो परिवार वालों का धीरे धीरे यही था कि अगर आप स्टेबल हो और आप अगर ये सब कर सकते हो तो हमारी तरफ से पूरी आपको आज़ादी है इस बात की कि आप जो करना चाहते हो। और उनको एक बात का भरोसा था कि हमारा बच्चा जो है अच्छे कॉज के लिए स्ट्रगल कर रहा है या अच्छे कॉज के लिए सोच रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। परिवार की तरफ से हमेशा पॉजिटिव। जब आप कामा से निकलकर सीए की तैयारी के लिए दिल्ली आए तो उस दौर को आपने किस तरीके से फेस किया, क्योंकि आप एक आम घर से निकल के आते हैं, दिल्ली तक का सफ़र तय करते हैं? देखिए, मैं 12वीं और 10वीं क्लास तक मैं बहुत अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं था, लेकिन ये था कि 12वीं के बाद आपके पास फिर ये ऑप्शन है कि आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मेरे फादर साहब 12वीं तक पढ़े हुए हैं, उन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई की 11वीं 12वीं, तो उनकी एक समझ थी कि बिजनेस को और काम को लेके, उस समझ की वजह से उनको ये लगता था कि भाई इस फील्ड को चुना जा सकता है एज अ कैरियर। तो शुरुआत में तो हमने इसलिए चूज़ किया कि फादर साहब ने गाइड किया। उसके बाद धीरे धीरे जब हम दिल्ली का हमने रुख किया तो हमारे पास यही ऑप्शन था कि यार या तो हम दिल्ली में आके ऐश मौज करें या फिर हम दिल्ली में आके जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसके लिए हम करें। दूसरा, इसके साथ साथ एक चीज़ और थी जिसने हमें बहुत मजबूत किया यहाँ कि लोग क्या कहेंगे। एक गांव का, और गांव में अब जब उस परिवेश से आप निकल के आते हो तो गांव में क्या है, बहुत सारे रिश्ते इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस है, आपके रिश्तेदारों का, आपके पड़ोसियों का, गांव वालों का, मोहल्ले वालों का। तो वो एक तरह से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि यार मेरे फादर साहब को और इनको लोग क्या कहेंगे अगर हम यहाँ से बिना काम हो गए। हाँ, लेकिन हम जिस इलाके से आते हैं वहाँ पे रिश्तेदारों का और समाज बड़ा बहुत रहता है। चुनाव प्रचार के दौरान आपको कामा के, जब आप गांव में घूम रहे थे कामा विधानसभा के, तो आपको क्या भयानक स्थिति वहाँ लगी जिसको देख के आपको लगा कि यहाँ पे बड़े लेवल पे कुछ करना चाहिए? चुनाव के दौरान तो आमतौर पर जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है उसी तरह से हमने चुनाव लड़ा, लोगों को कन्विंस करा कि क्यों बदलाव जरूरी है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा, उससे पहले हमें, जब हम यहाँ से गए, हमने एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तब हमें ये एहसास ज़रूर हुआ कि वहाँ जो लोग राजनीति के केंद्र में जो लोग लंबे समय से बने हुए हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाया था और उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाने के कारण ऐसी परिस्थितियाँ बन गई वहाँ पे कि पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा इलाका वो माना जाता है। तो ये एक लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक फेलियर रहा। तो वो महसूस हुआ हमने ग्राउंड पर जब देखा। बड़ी तादाद में आज भी बच्चे जो है स्कूलों से दूर हैं, बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी है
और बहुत बड़े स्तर पर समाज में एक दिशा का अभाव है कि लोगों को डायरेक्शन नहीं है। अगर कामा की जनता सीए साहब को विधायक चुनकर राजस्थान असेंबली में भेजती है और आपकी पार्टी की सरकार बनती है और आपको पूरा बजट मिलता है, तो आप कामा विधानसभा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सबसे पहले तो आपने इतनी सकारात्मक बातें की कि ऐसा भी हो जाता है, फिर ये भी रहता है कि आपकी सरकार भी आए और फिर आपको पूरा बजट भी मिले। तो आमतौर पे इस तरह की राजनीति में ये सब समीकरण एक साथ होना कई बार टफ होता है, लेकिन फिर भी रूल ये नहीं है कि आप विधायक बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, या आपकी सरकार आ पाएगी ना आ पाएगी। जो काम आपने करना है वो काम आज से और अभी से शुरू करें। आप मेरे मानना ये राजनीति में भी और सामाजिक क्षेत्र में हम आज क्या कर रहे हैं, हम आज भी बहुत बड़े स्तर पर बच्चों को, नई जनरेशन के लोगों को तो कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेट किया जाए और उनको इस बात पे उभारा जाए कि हमारे पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वो एजुकेशन से होकर जाता है। और उस एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल भी रहे हैं। अभी तो हम विधायक नहीं बने। विधायक बनना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि जब कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से इस स्थिति में होता है कि उसकी एक्सेप्टेंस हो और सरकार में उसका दखल हो, सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करा सके और सही दिशा में एक यूथ को और नई जनरेशन के लोगों को मोटिवेट कर सके, तो डेफिनेटली मैं जितना समझ पाया हूँ कि काम करने के लिए नियत और नीति, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के पास अगर नियत उसकी अच्छी है और उसके पास नीतियाँ नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो जीतने के बाद भी कामयाब कार्यकाल नहीं जाएगा उसका। और किसी व्यक्ति के पास नीति खूब सारी है लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं है, तब भी वो उस तरह का काम नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी यह है कि आपके पास नीयत भी आपकी हो कि आपको अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए, वेलबींग के लिए काम करना है, और फिर उसके लिए आपके पास नीतियाँ भी हों कि आप जब विधायक बन जाओगे तो रोड मैप क्या है, आपके पास एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में हो उसका कि भाई मुझे कब कैसे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो आपके जहन में तो क्लियरिटी हो थॉट्स की। तो सीए साहब का क्या रोड में कामा विधानसभा? देखो, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक लीडर का काम ये है कि लार्ज स्केल पे लोगों को मोटिवेट करे एक राइट डायरेक्शन और लोगों में बड़े स्तर पर अवेयरनेस का काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब तक किसी व्यक्ति को या जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक आप कुछ कर भी पाओगे ना, तब उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो लार्ज स्केल पे आपको क्या करना है, लोगों को एजुकेट करना है इस बात के लिए कि लोकतंत्र में भागीदारी दोनों तरफ से जरूरी है। राजनीतिक लोगों की भागीदारी या उनकी जिम्मेदारी, वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और लोगों की सहभागिता, लोगों की समाज की जो कोऑर्डिनेशन है या उनकी तरफ से जो सहयोग है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा काम ये होगा कि अगले 5 साल का अगर हमें मौका मिलता है तो इन 5 सालों के अंदर कम से कम 5 से 10 हज़ार बच्चे ऐसे तैयार करने हैं जो बच्चे इस थॉट के साथ तैयार किए जाए कि भाई आपको तैयार होकर उसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने ये सोचा कि जब हम इस लायक हुए कि हम कुछ कर सकते हैं या हम खुद अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है उसके निर्वहन के लिए फिर हमें सोचना भी है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बच्चों को काउंसिल करते हैं तो हम उनको ये करते हैं कि आज आपको मान लो कोई मदद कर रहा है पढ़ने में, तो जब आप इस लायक हो जाओगे कि आप किसी की मदद कर सको तो एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 लोगों की आपको मदद करनी है और कम से कम उनको अपने पैसे से स्पॉन्सर करके पढ़ाना है। तो इस तरह की थॉट के साथ जब आप 5,000 7,000 लोगों को अगर तैयार कर पाते हो तो मेरे ख्याल से तो बहुत आसानी से फिर आप उस चैन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप स्कूल भी चलाते हैं और आप मदद करने की बात कर रहे हैं, तो अभी तक सीए साहब ने कितने बच्चों की मदद करी, फ्री एजुकेशन या फिर अपने स्तर से जितना भी होता है? देखो, इस तरह का कोई काउंटेबल नंबर तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्पेसिफिक नंबर दे पाऊँ, लेकिन वो जो स्कूल है उससे मेरे ख्याल से हम इतने बड़े इलाके को सर्व नहीं कर सकते। जब तक आपको
जो सरकारी सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कूल्स का जो सेटअप है, क्योंकि किसी एक स्कूल से, किसी एक इंस्टीट्यूशन से आप इतने बड़े इलाके को सर्व कर पाओ, ये नामुमकिन सी बात है। और दूसरी बात ये कि आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो सरकार के द्वारा दिए गए सरकार जिनको अनाज देती है, वो 80 करोड़ लोग जो हैं वो अभी भी सरकार के द्वारा दिए गए अनाज से उनका जीवन यापन होता है। इतने बड़े देश में और इतनी जहाँ पॉपुलेशन जो है गरीब हो, वहाँ प्राइवेट जो सिस्टम है उससे आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते, ये मेरा मानना है। आपको क्या करना होगा, आपको जो सरकारी सिस्टम है उसको इतना इफेक्टिव बनाना है ताकि आप उन गरीब लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर पाओ। तो उसके लिए हमने हमारे दिमाग में ये बनाया हुआ है कि शिक्षा हमारे टॉप प्रायोरिटीज पे होगी। और दूसरा जो अवेयरनेस का जो एक काम है, जो कंस्ट्रक्टिव काम है, लगातार 5 साल तक आप जब करोगे डेफिनेटली उसके रिजल्ट दिखेंगे। एक दिन में नहीं दिखती ये चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में उसका फायदे दिखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि 2023 में घाटमिका विलेज के 2 नासिर और जुनैद 2 भाइयों की हत्या होती है, उसमें आप आंदोलन करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपके बराबर की विधानसभा नगर बूरली विलेज में वहाँ एक घटना होती, वहाँ सीए साहब नज़र आते हैं। अभी हम देख रहे थे कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सीए साहब वहाँ भी नज़र आ रहे हैं। क्या सीए साहब आंदोलन से निकले हुए नेता हैं या फिर बचपन से सोचा था कि नेता बनेंगे? देखिए, किसी एक आंदोलन में या किसी एक मूवमेंट में आपकी हिस्सेदारी से ना तो आप कोई ये जज करना चाहिए कि आप बहुत ठीक आदमी हैं, या किसी एक आंदोलन में आपकी हिस्सेदारी ना होने से आपको ये चीज़ जज करना चाहिए कि आप जो है गड़बड़ आदमी हैं। मेरे ख्याल से वो एक सडन एक घटना थी, और उस घटना के समय जो ठीक लगा वो हमने किया। बल्कि मैं आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति तो मैं खुद को नहीं मानता। मैं लेकिन इतना जरूर मानता हूँ कि मैं गांधी से बहुत प्रभावित हूँ। मेरा मानना यह है कि आंदोलन का भी अगर कोई इस मुल्क में और दुनिया में सबसे इफेक्टिव तरीका है तो वो गांधी का ही तरीका है। हर तरह से हमने देखा, समझा, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से। कई बार क्या है, समाज में बहुत अलग अलग तरह के लोगों के अपने अपने मत रहते हैं। बहुत लोगों को समाज में ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत अग्रेसिवली कहेंगे मैं पुलिस को मारूंगा, भगाऊंगा, उसको दौड़ा के पीटूंगा। कोई कहेगा मैं तो बिजली विभाग को दौड़ा के पीटूंगा, मैं विधायक बन गया। तो बल्कि इस तरह की सोच से मैंने आज तक भी किसी समाज का, किसी इलाके का भला होते हुए नहीं देखा। ना किसी ने आज तक पीटा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पीट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को इस तरह की एग्रेसिव अप्रोच अच्छी लगती है। लेकिन वो आपको जब पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में बहुत डिजास्टर है, वो अप्रोच ही ठीक नहीं है। इस देश में कोई भी लड़ाई आपको लड़नी है, और पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है कि गांधी का तरीका ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। संविधान के दायरे में रहकर आप बहुत इफेक्टिव तरीके से कहिए अपनी लड़ाई में। बट जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ के लोगों को पसंद है कि इस अफसर का तबादला करवा दो, इसको यहाँ से वहाँ भिजवा दो। नहीं, खराब लोगों का तो, गड़बड़ लोगों का तो करवाना ही चाहिए। अच्छे लोगों को आपके, अगर आप इस स्थिति में हैं, खराब लोगों की जगह अच्छे लोग ला सकते हो तो आपको लाना चाहिए, उसको तो बात ही नहीं है। आप सीजेपी के प्रोटेस्ट को किस तरीके से देख रहे हैं? देश के छात्रों का गुस्सा है, जो किसी एक घटना से नहीं हुआ। पिछले 10-12 साल में इस देश में जो बोलने के ऊपर पाबंदी लगी है, इस देश में जो सोचने के ऊपर पाबंदी लगी है, इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट से हटाकर और अंधविश्वास के गहरी खाई में धकेलने का जो काम हुआ है, उसका गुस्सा है। नई पीढ़ी ये फालतू की बातें नहीं सुनना चाहती, आपकी तो जवाबदेही चाहती, वो उसका गुस्सा है। और उतने बड़े, आप ये मान लो, जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, जो पुरानी पार्टियां हैं, उनके इतने फॉलोअर्स नहीं है। सोशल मीडिया पे आप देखो, जो इनके 1 सप्ताह के अंदर, तो इससे क्या 10 दिन के अंदर 5 मिलियन तो ये दिखाता है। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है,
उससे उसके 2 गुना 3 गुना ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने झूठे सपने दिखाए थे, वो झूठ का जो पुलिंदा आपने बांधा था, वो गुब्बारा फूट रहा है और वो कितना भयानक उसका रूप हो सकता है अगर आपने सही समय पे इसको नहीं समझा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक ऐसे समय है जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा दौर आ जाएगा अगर इनको सही समय पर एड्रेस नहीं किया गया। आप कांग्रेस पार्टी में हैं अभी और आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, तो आला कमान से दबाव। सीजेपी बेसिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सीजेपी को कोई पार्टी मानता हो तो उसकी नासज नहीं, रजिस्टर्ड भी हो तो भी सीजेपी पॉलिटिकल, मैं तो एटलीस्ट आज उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता। वो खुद भी मानते हो तो वो गलतफहमी में है। बात यह है कि वो मेरे नजरिए से वो लोगों के एक गुस्से का को दिखाने और दर्शाने का एक तरीका है, मीडियम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जहां जहां मुझे लगता है इस देश की जो सारी जो संस्थाएं हैं उन पे जो कब्जा हो गया है और सारी व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, उन सब संघर्ष में हम सबको हिस्सा बनना चाहिए, मेरा मानना है। कहा जाता है कि कांग्रेस में बड़े लेवल पर गुटबाजी होती है, चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स हो या फिर सेंट्रल पॉलिटिक्स। ये साहब किस देखो मेरी बात सुनो, मैं मेरा बता सकता हूँ नजरिया क्या है। गुटबाजी होना, या यूं कहो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मैं मेरी काबिलियत दिखाऊं या मैं ये साबित करूं कि मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूं। दूसरा व्यक्ति भी ये कोशिश करता है कि मुझे जिम्मेदारी मिले, मैं अच्छे से चला सकता हूं। तो ये कहना किसी पार्टी के अंदर कि उसके अंदर ये प्रयास नहीं है कि भाई लोगों में आगे बढ़ने के लिए अपने अपने स्तर पर कोशिशें नहीं है, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, फिर वो डिक्टेटरशिप है। जैसे बीजेपी में है ना, आज बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी में प्रधानमंत्री आज कौन जानता है कि देश का विदेश मंत्री कौन है? कौन जानता है? कौन जानता है आज का जल संसाधन मंत्री कौन है? कौन जानता है हमारी सेना जो रक्षा मंत्री वो कौन है? कौन लेता है इन सब डिसीजनों को? कौन जानता है रेल मंत्री कौन है? कौन जानता है शिक्षा मंत्री कौन है? इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सब रेल का उद्घाटन होगा तो मोदी जी जाएंगे, सेना को लड़ाई लड़नी हो जाएंगे तो मोदी जी जाएंगे। ये लोकतंत्र नहीं है बेसिकली, और इसी की कोशिश बीजेपी कर रही है कि इस देश में लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसको खत्म करके तानाशाही लाना चाहते हैं। तो इसलिए गुटबाजी होना, और इसको गुटबाजी को बीजेपी का जो मोदी मीडिया है वो इसको ऐसे प्रचारित करता है, जबकि पार्टियों के अंदर लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उनके अंदर भी लोकतंत्र है। जैसे आपने जिनके खिलाफ कांग्रेस से टिकट मांगा, जाहिदा खान के खिलाफ, एक आम परिवार से निकलकर सीए साहब को इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि हम जो राजनीतिक कितने बड़े घराने से आते हैं उनका टिकट काट देंगे? जनता का प्यार था। पढ़ाई आपको सबसे पहली जो चीज देती है, पढ़ाई आपको आज़ादी देती है उन तमाम चीज़ों से जो आपके दिमाग में ये सोचना कि वो बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा क्या होता है, बड़ा छोटा बात होती है कि आप किस कॉज के लिए लड़ रहे हो। और जब जैसे एजुकेशन आप हासिल करते हो तो आपकी समझ बनती है, और वो समझ आपको तमाम डरों से जो है बाहर निकलने का रास्ता बताती है। तो ये सब तालीम और एजुकेशन से संभव होता है। और जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, एजुकेशन हासिल करेगा, तो वो मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि वो डरेगा नहीं, वो इस तरह के बंधन और इस तरह की बीमारियों से नहीं डरेगा। अब वो अपने राइट्स के लिए लड़े। वो जानता है, वो समझता है कि भाई किस चीज़ से डरना चाहिए, मैं किस चीज़ से नहीं डरना। 28 में टिकट किसको मिलेगा, आपको या फिर जाहिदा खान को? मुकाबला आप दोनों के बीच में। मैं तो अभी तो बहुत दूर है ये कुछ भी कह पाना, इस बारे में कोई प्रेडिक्शन करना। पार्टी के साथ भाई पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हम उन मुद्दों के लिए काम करें जो लोगों के मुद्दे हैं। अब इस देश में एक और बात आपसे कह रहा हूँ, अब लड़ाई किसी एक विधायक के बनने की, किसी एक विधायक के नहीं बनने की नहीं है। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो, या हम इस बात को अगर नहीं समझ रहे तो हम बहुत बड़े अंधेरे में हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने अभी थोड़े दिन पहले कहा ना कि अब जो लड़ाई है वो सड़क पर उतर के लड़नी पड़ेगी। अब जो
लोकतांत्रिक ढांचा था, उस लोकतंत्र के हिसाब से कि चुनाव होगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो हार जीतने के लिए, वो अब है ही नहीं देश के अंदर। अब तो देश के अंदर ये है कि कितने परसेंट वोट कौन सी विधानसभा में काटने हैं, जो हमारे खिलाफ डलते हैं उनको वोट काट दो और इतने वोटों को हटा दो और इतने वोट मशीन से चोरी कर लो, और इस तरह की व्यवस्था है। तो अब इसमें हमारी जो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने के लिए होनी चाहिए। हमारी कोशिश ये हो कि इस देश में लोकतंत्र बचा रहे, उसके बाद तो कभी मान लो मुख्तार बनेगा, कभी कोई और बन जाएगा, कभी कोई जो अच्छा करेगा वो बन जाएगा, तो लेकिन बनेगा तब ना, तब लोकतंत्र बचा रहेगा। इसलिए अब हमारी सबकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम हमारी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, हम हमारे हिस्से का काम कैसे कर सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं कामा से, मगर आपको लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल करवाया जाता है, क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या कोई कमिटमेंट? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि एक विधानसभा की लड़ाई और देश की लड़ाई दोनों में फर्क है। जब लोकसभा का चुनाव आया तो मेरी प्राथमिकता ये नहीं थी कि भाई मुझे कोई आश्वासन दे, पार्टी का कोई बड़ा नेता आके मुझसे कमिट। और राजनीति में देखो इस तरह के 5 साल बाद क्या होगा ये कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता आपसे। बस ये है कि एक बात का कमिटमेंट जरूर था कि आप जैसे नौजवानों की बात को, आप जैसे नौजवानों की सोच को आपको मौके दिए जाएंगे कि आपकी बात पार्टी में सुनी जाए, और आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो सोच है, नई जनरेशन के लोग क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं राजनीति को, उसको स्पेस मिले। ये कमिटमेंट जरूर था जो मुझे लगा कि कन्विंसिंग था। दूसरा ये था मेरे सामने सवाल कि देश को ये जो लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी इसलिए कब्जा कर लिया उसमें सारी संस्थाओं का कि वो केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, और केंद्र की सत्ता से अगर उनको जिस दिन हटा दिया तो स्टेटों में तो अपने आप ही, अभी राजस्थान में तो हम थे ही सत्ता में, तो केंद्र की सत्ता से उनको हटाना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने, हमारे इलाके के लोगों ने, हमने सब ने मिलकर ये तय किया कि स्टेट में हमने जैसे भी चुनाव लड़ा, उसके बाद हमें कम से कम बीजेपी को हराने के लिए देश के अंदर जो ताकतें काम कर रही है उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। बट हम देखते हैं कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव होता है, उसमें क्रॉस वोटिंग हो जाती है, और जो मेवात इलाका हरियाणा और राजस्थान का एक ही क्षेत्र है, बट वो 2 राज्यों में बटा हुआ है। वहाँ के 2 विधायक को पे आरोप लगता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, और फिर बाद में मामला खुल भी जाता है। मैंने शुरू में भी कहा कि इस देश में अब जो व्यवस्था है ना, बीजेपी उन तमाम संस्थाओं को, तमाम संसाधनों को देश के को इस सब में लगा रही है कि किसी को कैसे डराना है, किसी को कैसे धमकाना है, और किसी को क्या लालच देना है, किसी को कैसे खरीदना है। वो एथिक्स और जो वैल्यूज राजनीति में हुआ करती थी वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। आपको बस किसी भी तरह करके, जैसे ये था दल विरोधी जो कानून है, उसकी धज्जियां आपने उड़ते नहीं देखी। आप तो बात कर रहे हो 2 विधायक 4 विधायकों की हरियाणा के। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में एक पार्टी के 60-70 विधायकों को आप रातों रात, जो अभी 1 महीने पहले जो उस पार्टी से चुनाव लड़के आए, और आपने उनको डरा के, धमका के और उनसे उसी पार्टी के खिलाफ बगावत कराई। आपने लोकसभा के सांसदों के साथ क्या किया? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब देश के अंदर जो लड़ाई है वो लड़ाई इस देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। किसी एक स्टेट का उदाहरण नहीं है, हर जगह। असम में क्या किया कांग्रेस, बीजेपी ने? यहाँ मध्य प्रदेश में क्या किया? बनी हुई सरकार थी कांग्रेस की, और उस कांग्रेस की सरकार के विधायकों को ले गए, उनको इस्तीफा दिलाया, फिर चुनाव कराए। ये क्या है? तो ये दल विरोधी कानून का मजाक ही तो है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें थी वहाँ हर जगह बीजेपी ने कोशिश की कि मैंडेट जनता ने नहीं दिया आपको, लोग तो आपसे परेशान हैं। तभी तो आप जब 400 पार की बात कर रहे थे, तब आप 240 पे आ गए, और 240 में भी 80 सीटें ऐसी हैं जो सब लोग कह रहे थे कि बेईमानी की आपने।
आप 80 सीट और घटा दो इसमें से, आप कहाँ पहुँचते? तो जनमत अब इनके साथ नहीं है। अब लेकिन बेईमानी और जो तमाम जो पिलर्स हैं इस देश के, उनको कब्जा कर लिया है इन्होंने, मीडिया को कब्जा कर रखा है, तो वो इसलिए दिख रहे हैं अभी आप। क्या सीए साहब को भी गलत काम करने पर मम्मी पापा के द्वारा डांट पड़ती है? माँ बाप की नज़रों में बच्चे बच्चे ही रहते हैं, वो कितने भी बड़े हो जाएं। उम्र के 60 साल का भी बच्चा अगर उसके फादर है, उसकी मदर है, तो उनकी नज़र में वो बच्चा है। तो उनको जैसे उनकी समझ के हिसाब से जब उनको ये लगता है कि भाई ये गलत काम कर रहा है, ये गलत है, तो डेफिनेटली। और खुशनसीब है वो लोग जिनको ये डांट नसीब होती है। तो उसके बाद क्या सीए साहब को मूवी देखना पसंद है? हाँ, मूवी मैंने देखी है, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा देखी है, लेकिन देखी हैं। और कई सारी मूवियों ने बहुत प्रभावित भी किया है। और मूवी देखने की खास बात मेरी ये रही, मैं बहुत एकाग्रता के साथ एक एक डायलॉग, एक एक लाइन सुनता हूँ जब मैं देखता हूँ। कोई लास्ट मूवी जो अभी हाल फिलहाल में आपने देखी? मैंने हाल फिलहाल में 3 इडियट्स को दोबारा देखा है। कुछ दिन पहले मैंने देखी मूवी, मुझे बहुत पसंद है। वो कुछ इस तरह उसका कोई फेमस डायलॉग याद हुआ? वो है ना, जूते पे चटनी डालता है और वो पूछता है कभी पैसे बताएगा। तो वो कई तरह की क्रिएटिविटी है उस मूवी के अंदर। आप किताब पढ़ते हैं? किताब पढ़ना पसंद है? मुझे अभी जब से मैं राजनीति में हूँ, जब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने गांधी की पढ़ी बुक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और अभी मैंने नेहरू को पिछले दिनों पढ़ा, भारत एक खोज, वो किताब थी। मौलाना आज़ाद की मैंने पढ़ी बुक, आज़ाद भारत। ऐसे करके मैं धीरे धीरे देश के जो महापुरुष हैं, जो इस देश की बुनियाद है, जो इनकी फाउंडेशन है, जिन लोगों ने मैं नेहरू को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार वो जब देश के पास कुछ भी नहीं था, वो कितना विजनरी आदमी था जिसने उस जमाने में एम्स और IITs की स्थापना की और देश को कहाँ किस तेजी के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। तो अगर वही साइंटिफिक टेम्परामेंट आज हमारे पास होता, तो इन 10, 15, 20 सालों में, जो पहले हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि 21वीं सदी भारत के बेटे बेटियों की होगी, वो सच था। उसके लिए उन्होंने काम किया था। उस काम की बुनियाद पर वो अंदाजा लगा रहे थे कि 21वीं सदी में हम लोग जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होंगे, और हमारे पास वो तमाम क्षमताएं थी और हैं आज भी। लेकिन जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट से हटके और धर्मांधता की बात करोगे और धर्मांधता से देश चलाने की कोशिश करोगे, राफेल लाते हो आप खरीद के और उसके नीचे नींबू और मिर्च बांधते हो और ये सब करोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग में है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो वो सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, मेरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ इस पर, कि जो लोग ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, उनको खुद को नहीं पता हिंदू राष्ट्र में क्या, किस चीज़ को वो हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो ये जब तक आप हिंदू राष्ट्र अगर ऐसा बनाना चाहते हो जो मनुस्मृति पे चलेगा, जहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, जहाँ पे दलितों के ऊपर शोषण होगा, दलित जो है वो जनरल कास्ट के साथ बैठ नहीं सकता, जहाँ आप उस तरह की सोच को लोगों के ऊपर लागू करोगे, जाति धर्म की बुनियाद पर मनुस्मृति के कानून को लागू करने को अगर आप हिंदू राष्ट्र कहते हो, तो मुझे नहीं लगता वो कभी संभव हो पाएगा इस देश में। सीए को ऑफिस की ऐसी वाली शांति पसंद है या फिर जमीन पर धूल धूप और जो राजनीति अगर करनी है तो अब वो दिन नहीं रहे कि आप एसी में बैठ के, घर में बैठ के कर सकते हो। आपको तमाम तरह की परिस्थितियों के लिए, और खासकर अब जिस दौर में अपन हैं, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि सड़क पे लड़ाई करके, सड़क पे संघर्ष करके इस देश को वापस इन काले अंग्रेजों से आज़ाद कराना पड़ेगा, तो वो तो तभी संभव है जब आप हर तरह की परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करें। कामा की समस्याएं सिस्टम की नाकामी है या फिर जनता की खामोशी? सिस्टम ने लगातार जो है लोगों को की आवाज़ को, लोगों का शोषण किया है, लोगों की आवाज़ को दबाया है सिस्टम ने। और
जब एक सुनियोजित तरीके से लोगों के ऊपर शोषण होता है तो लोग मजबूरी में खामोश हो जाते हैं। डर है, हर व्यक्ति को ये रहेगा कि यार सिस्टम जो है इसमें मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इस सिस्टम में मेरा शोषण होगा, दलित होने के नाम पे, मुसलमान होने के नाम पे सिस्टम मेरा शोषण करेगा। तो फिर धीरे धीरे लोग खामोश हो जाते हैं। तो ये सिस्टम की कोलैप्स हो जाने पर और सिस्टम के अन्याय या इनजस्टिस के कारण ये सब होता है। कामा की राजनीति का वो सच जो कोई नहीं बताता है या फिर उसका बात करना चाहता है। कामा की राजनीति का के बारे में बेसिकली देखो, कहीं की भी राजनीति हो, जब तक आप लोगों की वेलबींग और उस इलाके की परिस्थितियों को समझकर जानकर उस पर काम नहीं करोगे, तब तक आप उस जिस उद्देश्य के लिए राजनीति कर रहे हो उसमें कामयाब नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो इलाका है वो ब्रज और मेवात का भी हिस्सा है वो, और वो ब्रज का भी हिस्सा है। और ब्रज को हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से वो जमीन का बहुत पवित्र हिस्सा है। और मेवात इलाका भी अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर उसको जाना जाता है, मुस्लिम। तो वो एक ऐसा इलाका है जहाँ से इस देश के मिजाज के मुताबिक और इस देश का जैसे अनेकताओं में एकता या विविधताएं जो इस देश की खूबसूरती है, उस खूबसूरती की झलक सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखी जा सकती है तो उस इलाके में देखी जा सकती है। तो वहाँ उस इलाके के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए आपको जो धार्मिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से समझता हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी धर्म मजहब के लोगों को एक आंख से, एक नजरिए से देख सकता हो, जो सबके साथ न्याय करने के सिद्धांत पे काम कर सकता हो। ऐसे व्यक्ति की वहाँ जरूरत है, और ऐसे व्यक्ति की जो वहाँ लोकल, जिसकी जड़ें वहाँ से जुड़ी हुई हों, जो लोगों को अपनेपन का एहसास करा सकता हो, जिसके पास लोग आए तो उसके पास पहुँच जाएं। आज की डेट में क्या है, वहाँ न कोई विधायक का घर है, न कोई विधायक का ठिकाना है। विधायक के पर्चे लगे थोड़े दिनों पहले, विधायक लापता है। तो वहाँ तो बाहर से आए हुए लोगों को अगर राजनीति में मौका मिल जाएगा तो फिर वो क्यों वहाँ रहें। मगर वहाँ की जनता ने तो उनको चुना है, नहीं बाहरी होते हुए चुना है, तो अब उसका नुकसान भी तो झेल रहे हैं, उसका नुकसान भी झेल रहे हैं। राजस्थान का अगला सीएम कौन है? पार्टी जिसको बनाई, ये जो लोगों के लिए काम करेगा। अब तो कांग्रेस, राहुल गांधी जी का सिंपल एजेंडा एक ही है, जो लड़ेगा, संघर्ष करेगा लोगों के लिए, वो पार्टी में आगे बढ़ेगा। पार्टी में उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जो विचारधारा की बुनियाद पर और संघर्ष करेंगे, और जो पार्टी के लिए और लोगों के लिए संघर्ष करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे अपने हालातों को देखकर या गरीबी का बहाना बनाकर संघर्ष से बीच में बैठ जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग संघर्ष छोड़ देते हैं बेसिकली वो फिर रास्ते से एक तरह से भ्रमित हो जाते हैं। संघर्ष तो मानव जीवन का अभी तक जहाँ पहुँचा है, मनुष्य का जीवन वो संघर्षों से ही पहुँचा है। मशीनें पहले नहीं थी, मशीनों के आविष्कार हुए। अगर मनुष्य संघर्ष नहीं करता और इस सब को छोड़ देता तो कैसे ये प्रोग्रेस होती। आज हम बहुत आसानी से कार में बैठ के चले जाते हैं, आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि बिना ड्राइवर के भी कारें आ जाएंगी। तो आने वाले समय में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अगर आप अपने आप को संघर्ष नहीं करोगे, आप जद्दोजहद नहीं करोगे, तो आप तो कोई रेलिवेंस ही नहीं रहेगा दुनिया के अंदर। मैं यही कहूँगा कि संघर्ष करें और आगे बढ़ने के लिए अब तमाम प्रयास करें, ईमानदारी से। सीए साहब का 2028 विधानसभा चुनाव का रोड मैप क्या है? अभी तो बस इतना सोचा है कि जिन हालात परिस्थितियों में देश खड़ा है, उन हालात परिस्थितियों में देश को इन नफरती लोगों से, इन नफरती लोगों के चुंगल से कैसे बचाया जा सकता है, और लोगों को कैसे अधिक से अधिक अवेयर किया जा सकता है इस परिस्थिति के बारे में कि अगर हम लोग अब नहीं संघर्ष हम लोगों ने किया, अब हमने जद्दोजहद नहीं करी, तो फिर बहुत देर हो जाएगी
इसलिए लोगों को जोड़ना और लोगों को कांग्रेस के विचार से, इस देश के विचार से अवगत कराने का सबसे बड़ा काम अभी है। इलेक्शन के बारे में, क्योंकि इलेक्शनों को पता ही नहीं है, और इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे उसको मैं उदाहरण में बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ 2023 में चुनाव हुआ। 2023 में हमारे यहाँ से जिला प्रमुख थे भरतपुर जिले के माननीय जगत सिंह जी। वो नदबई से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और वो विधायक बन जाते हैं। सन 2023 में जो व्यक्ति विधायक बन गया, आज हम 2026 में खड़े हैं। 3 साल बाद भी बीजेपी ने जिला प्रमुख का चुनाव नहीं कराया। राजस्थान में तो पंचायत चुनाव भी पंचायतों के चुनावों को 2 साल होने को है, नहीं कराते। कोर्ट ने 4 बार बोल दिया नहीं कराते। तो जिस तरह से ये लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पता ही नहीं है आपको चुनाव कराएंगे नहीं कराएंगे किस। अभी आपने देखा नहीं, चारों तरफ ये चर्चा है कि भैया ये जो परिसीमन का बिल, जो महिला आरक्षण के नाम पे जो बिल लाने चाह रहे थे परिसीमन का, और दिखाने के लिए महिला आरक्षण कह रहे थे, और उसकी आड़ में दोनों बिलों को अलग अलग लाओ ना, आप कौन रोकता है। लेकिन आप चालाकी करना चाहते हो, इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हो। आपने महिला आरक्षण की आड़ में और परिसीमन का बिल उसके साथ क्लब कर दिया, और दोनों को एक साथ वोटिंग कराते हो आप, तो वो बिल गिर गया। अब उस बिल को पास कराने के लिए एडी चोटी के जोर लगा रहे हैं, और तमाम जो ये कोशिशें कर रहे हैं उसको नहीं कर रहे हैं। तो आने वाला समय कैसा होगा, और जिस तरह से ये कोशिशें कर रहे हैं, ये तो लोकतंत्र नाम के को नाम मात्र का इस देश में रह गया है। और उसको ये ऐसा कर देना चाहते हैं कि कुछ भी करके हम 2029 का चुनाव जीत जाएं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और उन परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि इनको किसी भी तरह कामयाब ना होने दिया जाए। पहली लड़ाई ये है। अभी हम रैपिड फायर कर रहे हैं, आपको एक शब्द या फिर एक लाइन में जवाब देना है। सबसे बड़ा सपना इस दुनिया को इंसानों के लिए खूबसूरत जगह बनाना, अच्छी जगह बनाना। सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है आपको, क्या काम करके खुशी मिलती है सबसे? जब कोई व्यक्ति तकलीफ में हो और आप उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। ये एक आदत आपकी जो आप बदलना चाहते हैं? कई बार सारे काम खुद करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुमकिन नहीं है। काम को डेलीगेट करना आना चाहिए। आपके लिए सफलता क्या है? सफलता आपको रिग्रेट ना हो कि आपको जीवन मिला तो आपने भरपूर प्रयास नहीं किया इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, और अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने प्रयास नहीं किया, ये रिग्रेट ना हो। एक शब्द में भारत। भारत एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे रंग हैं, और अनेक रंग से बना हुआ एक गुलदस्ता, एक तस्वीर जिसमें बहुत सारे रंग हैं, वो भारत। हार या जीत? अब ऑब्वियसली कोशिश तो हम जीत जाने की रहे, कभी कभी हार भी मिलती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हार आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है जो जीत के नहीं सीख पाते। 3 शब्दों में खुद को समझाइए। मैं भरोसेमंद भी हूँ, और संवेदनशील भी हूँ, और दूरदर्शी भी कुछ हद तक हूँ। कोशिश करता हूँ कि भविष्य में क्या आगे बेहतर कर सकते हैं उसको ठीक ढंग से प्रिडिक्ट कर पाए। आपका रोल मॉडल कौन है? इन सेंस ऑफ एज ए ह्यूमन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको मैंने जितना पढ़ा, उनके जीवन को जितना समझा, वो मेरे लिए एक आदर्श। राजनीतिक रोल मॉडल? राजनीति में जवाहरलाल नेहरू मुझे बहुत प्रभावित किया। पैसा या सम्मान? ऑब्वियस सी बात है, दोनों कोई बुरी चीज नहीं है, और हर चीज के अपने अपने मायने। सत्ता या सेवा? सत्ता इसलिए चाहिए कि लोगों की सेवा करें। बिना सत्ता के सेवा नहीं?
वो भी अपने अपने जिस रोल में हैं वो भी कर ही रहे हैं। किताब या मोबाइल? ऑब्वियसली किताब को कोई मुकाबला। आपका पसंदीदा खाना? मेरा पसंदीदा खाना बैंगन भरता। आपकी पसंदीदा जगह? मेरी पसंदीदा जगह हमारा घर। आपकी राजनीति का एक लक्ष्य? लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। आपकी पसंदीदा फिल्म? शायद थ्री इडियट्स, मुगले आजम। आपकी पसंदीदा किताब? मैंने जीवनी पढ़ी मोहम्मद साहब की, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो किताब ऐसी है जो सब किताबों में इस प्राथमिकता है। घूमना पसंद है या रील देखना पसंद है? घूमना तो इसलिए कि आपको इस देश को और लोगों को समझना है और उनके लिए काम करना है, तो आपको अलग अलग जगहों को विजिट भी करना है, अलग अलग लोगों से मिलना भी है, तभी एक समझ बन सकती है। कौन सी एक ऐसी जगह लगी कि जहाँ दोबारा जाना चाहिए घूमने के लिए? कश्मीर। कब जा रहे हैं? अभी जाके आया हूँ कश्मीर। भाषण देना या फिर लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद? सुनना ज़्यादा पसंद है। लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है। युवाओं के लिए आपका एक संदेश? देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए खुद को तैयार करें। अब लड़ाई बिल्कुल अलग तरह है। लोकतंत्र की हमारी फैमिली को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और अपनी कामा की जनता को क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम से? मुझे तो सबसे ज़्यादा आपके नाम ने प्रभावित किया। इस देश को ज़रूरत ही आज इस बात की है कि बिना फिल्टर के, बिना किसी लाग लपेट के लोगों की बात, इस देश के आम आदमी की बात जो है वो की जाए और वो आम आदमी की बात सत्ता के केंद्र तक पहुंचाई जाए, जो मीडिया का काम भी था। आप लोगों ने नाम रखा है तो मैं तो ये कहूँगा आप इस नाम को सिद्ध भी करें और इस नाम पर जो आपने नामकरण इसका किया है इसको लगातार कोशिश करें और ईमानदारी से इसके साथ न्याय करें। आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं इस कोशिश के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक जवाब देने के और सही जवाब। शुक्रिया आप लोगों का।